हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट लेकर आए हैं। इस बार गाइस जो हरियाणा का पीसीएस हुआ है 2024 का, अभी संडे को हुआ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर है आपके यूपीएससी के एस्पेक्ट में भी, क्योंकि बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न पे बनाया गया है। ठीक है, क्वेश्चंस भी बहुत आसान नहीं थे। आई एम टेलिंग यू, अगर थॉरली पढ़ा है तभी आप उस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज उसी पेपर का एनालिसिस लेकर आई हूँ मैं। इसके तहत हम समझेंगे आंसर्स कैसे ठीक हैं, कौन से आंसर्स ठीक है। अपने अगर आपने यूपी दिया था हरियाणा का पीसीएस, तो आप चेक कर लीजिए अपने आंसर्स ठीक आ रहे हैं या अब तक अगर आप चेक कर लिए हैं तो उसका डिटेल एनालिसिस है। ध्यान से सुनना है आपने कैसे कैसे है। सो हम जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, पहला ही क्वेश्चन है, पीरियोडिक लेबर सर्वे से रिलेटेड है ये गाइस। ठीक है, रिपोर्ट है ये, पीरियोडिक लेबर सर्वे से रिलेटेड है ये। अब यहाँ पर जो आंसर इसका आना है, पहले तो हम स्टेटमेंट वाइज पढ़ लेते हैं क्वेश्चन है क्या। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट अगर आपने पढ़ी थी तो आपको ये क्वेश्चन बड़े आराम से आ जाना चाहिए। क्वेश्चन इतना मुश्किल ये वाला नहीं था। स्टेटमेंट वन इसकी कह रही थी कि जो करंट वीकली स्टेटेड है अर्बन एरियाज का, इज मेजर इन द इंटरवल ऑफ 3 मंथ्स। ठीक है, सेकंड इसका पार्ट कह रहा है कि प्रेजेंट लेबर जो फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है या अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड में गया है, अगर हम बेस ईयर 2017-18 से कंपेयर करें। इसका आंसर होना था स्टेटमेंट वन ही करेक्ट होनी थी। उसका कारण समझो, क्योंकि जो इस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि जो हमारा ऑल इंडिया लेवल पर जो हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है 15 साल का, वो इंक्रीज हुआ है फ्रॉम, कितना इंक्रीज हुआ है, फ्रॉम 49.8% से आपका 57.9% तक गया है वो। ठीक है, ये 57.9% है, इतना इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये इंक्रीमेंट हुआ है, ना कि ये डिक्लाइन हुआ है। लेकिन हाँ जी, पहली स्टेटमेंट जो आपकी थी कि करंट वीकली जो स्टेटस है अर्बन एरिया का, वो इंटरवल ऑफ 3 मंथ्स में ही उसको मेजर किया जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज टॉकिंग अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ योर विलफुल डिफॉल्टर्स एंड लार्ज डिफॉल्टर डायरेक्शन 2023। आरबीआई का रिलीज किया रिपोर्ट है ये। ठीक है, देखो इसका जो पॉइंटर्स हैं, पहला इसमें इसने बोला हुआ है, स्टेटमेंट डाला हुआ है कि डायरेक्शंस आर एप्लीकेबल टू ऑल रेगुलेटेड एंटिटीज इंक्लूडिंग नाबार्ड, सिडबी एंड एक्सिम बैंक। ठीक है, पहला तो इसने ये दे रखा है। फिर इसने बोला कि विलफुल जो डिफॉल्टर हैं, जो बोरोवर्स हैं, टू नीड्स टू बी रिव्यूड एंड फाइनलाइज विद इन 6 मंथ ऑफ एन अकाउंट बीइंग क्लासिफाइड एज एन आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नेक्स्ट कह रहा है कि लेंडर कैन नॉट प्रोसीड अगेंस्ट गारंटर विदाउट एग्जॉस्टिंग द रेमेडीज अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। इसने ये तीनों स्टेटमेंट को लिख के बताया है आपसे। इसका जो करेक्ट आंसर था गाइस, वो था 1 और 2 ओनली। यानी कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो डायरेक्शंस हैं, यानी कि जो इस आरबीआई एक्ट में जो डायरेक्शन दी गई है विलफुल डिफॉल्टर्स के लिए, वो बिल्कुल सभी एंटिटीज पे अवेलेबल होता है, चाहे वो आपका नाबार्ड हो, सिडबी हो, एक्सिम बैंक हो। सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है। लेकिन ये जो इसकी थर्ड स्टेटमेंट है कि लेंडर्स जो होते हैं उनके नॉट प्रोसीड अगेंस्ट गारंटर विदाउट एग्जिस्टिंग, तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, दोनों बातें समझ में आ गई। चलो, नाउ लेट्स कम टू अदर क्वेश्चन, दैट इज टॉक अबाउट द RODTEP, यानी कि स्कीम बताई है। याद दिला रहा है कि अगर आपने ये वाली स्कीम पढ़ी हुई है, यानी कि देखो अब आपको स्कीम्स भी कितने ध्यान से पढ़ के जानी है। स्कीम किससे रिलेटेड है? स्कीम फॉर रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसका जो थर्ड का आंसर आएगा दैट इज B2 ओनली। ठीक है, अब यहाँ पर पहला स्टेटमेंट गलत क्यों हुआ है समझो। देखो, जो ये स्कीम है ना, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, ये स्कीम जो है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जानते हो क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट देना एक्सपोर्टर्स को। तो यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है कि जो ड्यूटीज हैं उसको रिमिट करा जाए, जो टैक्सेस ड्यूरिंग प्रोडक्शन इनकर हो रहे हैं उसको रिमिट करने के लिए करा जा रहा है। यानी कि इसका काम यही है कि सपोर्ट करना इंडियन एक्सपोर्टर्स को, जाकि इनको एक तरह से क्रिटिकल टूल प्रोवाइड करना, ड्यूटीज एंड सबको रिमिट करना, हटाना एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट से। इसका सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक था कि जो स्कीम है WTO के कंपैटिबिलिटी में बनाया गया है और एंड टू एंड IT इन्वायरमेंट के तहत इसको इम्प्लीमेंट करा गया, तो बिल्कुल ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू योर PCA, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन वाला फ्रेमवर्क की बात कर रहा है। फोर्थ क्वेश्चन का जवाब आपका डी है, यानी दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। उसका रीजन समझो क्या है। देखो, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क जो है, आप जानते हो आरबीआई की इंटरवेंशन थी, आरबीआई की स्ट्रेटेजी थी। किस चीज की स्ट्रेटेजी थी? ताकि बैंक की जो पुअर फाइनेंशियल हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाए।
तो जो पीसीए है उसने अपना एक्सटेंड करा है, गवर्नमेंट एनबीएफसी को भी अभी रिसेंटली दिया है कि गवर्नमेंट की एनबीएफसी भी कर सकती है, लेकिन नॉन गवर्नमेंट वाला पार्ट सही नहीं है और डिस्क्रिशनरी वाला पार्ट भी गलत है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द अदर क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू योर फिगरेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट के बारे में। यानी देख रहे हो आप, स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आपको डिटेल बात पता होनी जरूरी है। तो क्वेश्चन फिफ्थ में यहाँ पर ये कह रहा है कि फिगरेटिव, का पहला ही पार्ट देखो, ये कह रहा है जो फिगरेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है वो एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अपनी कंट्री से भाग गया है और उसके तहत अरेस्ट वारंट है उसको इशू हुआ क्योंकि उसने इकोनॉमिक ऑफेंस किया है जो 100 करोड़ के एटलीस्ट था। इसी एक्ट में कह रहा है जो अथॉरिटीज हैं वो एम्पावर करती हैं कि वो उसके एसेट्स को कन्फिस्केट कर लें और कोई कन्विक्शन देने की जरूरत नहीं है। फिर ये कह रहा है कि क्या फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इसकी नोडल एजेंसी है इस पर्टिकुलर एक्ट की। तो फिफ्थ का जो आंसर है वो ए है, 1 और 2 ओनली है। कह रहा है ये दोनों स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ईडी करती है, इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टरेट का काम होता है फिगरेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट के तहत काम करने का। नाउ लेट्स कम टू द अदर क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू योर ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन के ऊपर ये क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बोला गया क्या ये डब्ल्यूटीओ रिलीज करता है, क्या ओवरऑल स्कोर इसका ग्रेटर देन मैनी डेवलप कंट्रीज आया है इंडिया का, क्या ये बाई एनुअल सर्वे है। तो आंसर तो सिक्स क्वेश्चन का आपका क्या है, ए है। खाली एक ही स्टेटमेंट इसकी ठीक है कि इसको डब्ल्यूटीओ रिलीज करता है। अदरवाइज इंडिया का ओवरऑल स्कोर जो अच्छा आया है वो कैसे आया है आपका, वो आपका इसलिए अच्छा आया है क्योंकि क्योंकि इंडिया ने बेस्ट परफॉर्म किया है अमंग साउथ एशियन रीजन्स, नॉट अमंग द डेवलप्ड नेशंस। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इसमें जब 1 बोला गया है सिक्स क्वेश्चन में, तो इसका जो सेकंड स्टेटमेंट में गलत हो गया, बाई एनुअल सर्वे ये है नहीं। ठीक है ना, तो ये इसकी आपको बात को ध्यान में जरूर रखना है। नाउ लेट्स कम टू द अनदर क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू योर सीएम CDMDF कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड, क्वेश्चन नंबर 7 में। इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। इसको समझ लो इसमें क्या करना था। ये कह रहा है कि क्या ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के तहत चलाया जा रहा है, क्या इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो मैंडेटरी है फॉर स्पेसिफाइड डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स के लिए, क्या ये इनिशियली स्टेब्लिश करा गया था 5 साल के लिए, एंड कैन बी मैंडेटेड ऑल्सो, क्या ये करा जा सकता है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि खाली इसका सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज जो आपका CDMDF होता है, याद रखो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, सेकेंडरी मार्केट की लिक्विडिटी को इन्हांस करने के लिए बनाया जाता है। इसको लॉन्च किया गया था नॉट फॉर 5 ईयर्स बल्कि 15 साल के लिए लॉन्च करा गया था। ठीक है, तो हमें ये बातों का जरूर जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू दी योर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 है दैट इज रिलेटेड टू अगेन योर इकोनॉमी सेक्शन, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि क्या इट हैज़ फ्लक्चुएटेड ड्रास्टिकली इन द पास्ट डिकेड। फिर कह रहा है 2022-23 में जो नेट FPI था इंडिया का वो 1% GDP से कम था। फिर कह रहा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 जो है वो प्राइमरी लेजिस्लेशन है FPI को गवर्न करने के लिए। तो 8 का आंसर है कि तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट इसके बिल्कुल ठीक थे। तो यहाँ तो अगर आपने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में स्टेटमेंट पढ़ी है तो ये आसान क्वेश्चन था। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं जिसमें एनालाइज करने को बोल रहा है कि फर्टिलाइजर सेक्टर इंडिया का करना है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि सल्फर कोटेड जो आपकी यूरिया होता है उसको कॉमनली हम नीम कोटेड यूरिया कहते हैं और वो हेल्प करता है सल्फर डेफिशिएंसी सॉइल की हटाने में। फिर ये कह रहा है कि फर्टिलाइजर फ्लाइंग स्क्वाड जो है वो आपका क्रॉप वाइज रिकमेंडेशन देता है। तो याद रखो ये दोनों ही क्या थे, गलत थे। ठीक है, अब आपको समझना ये चाहिए कि जो सल्फर कोटेड होता है ना यूरिया, उसका काम क्या होता है सल्फर कोटेड यूरिया का। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो सल्फर कोटेड यूरिया होता है वो एक नॉन ऑर्गेनिक है, ये पार्ट है, फर्टिलाइजर है, नॉन ऑर्गेनिक स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है जिसका कोटिंग होती है यूरिया का विद सल्फर। तो सल्फर के साथ ही जब इसका हो रहा है तो कैसे ये हटाएगा सोचो। ठीक है, तो इसकी जो कोटिंग करते हैं तो इससे सल्फर मिलकर अपना मेम्ब्रेन तैयार करता है जिससे कि प्लांट की ग्रोथ होती है। तो ये गलत था। अच्छा, नेक्स्ट एक टर्म आई आपके पास फर्टिलाइजर फ्लाइंग स्क्वाड। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट में कह रहा है फर्टिलाइजर फ्लाइंग स्क्वाड के बारे में, तो देखो ये भी डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स ने मल्टी प्रॉन्ग्ड एक तरह की स्ट्रैटेजी लगाई हुई है ना। इसमें 370 इंस्पेक्शन इसमें किए जाते हैं, डाइवर्ट किया जाता है ताकि फर्टिलाइजर्स का वो कम हो।
तो यहाँ पर ये क्रॉप वाइज डायरेक्शन नहीं देता है रिकमेंडेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इसलिए यहाँ पर ये जो पार्ट है वो गलत हो गया था। नाउ लेट्स कम टू दी अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10th। और 10th में यहाँ पर ये कह रहा है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, जो कि ऑर्गन है वर्ल्ड बैंक की, वो फाइनेंस करती है प्राइवेट सेक्टर को इन डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। उसके बाद है ICI MOD, यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट। ये इंटर गवर्नमेंट नॉलेज है और लर्निंग सेंटर है, सिचुएटेड आपकी कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। फिर है ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे है, और इसको कंडक्ट किया है RBI ने, एवरी 5 ईयर इसको करती है। 10th का जो पार्ट का आंसर है वो है सिर्फ सी, यानी कि सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है, ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। अब समझ लो ICI MOD है क्या। देखो आपने स्टेटमेंट का उसका फुल फॉर्म तो पढ़ ही लिया कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट। ये रीजनल इंटरगवर्नमेंटल लर्निंग एंड नॉलेज शेयरिंग सेंटर है गाइस, ये आपका नेपाल में है, काठमांडू में, नॉट इन योर स्विट्जरलैंड। और इसको 8 रीजनल मेंबर कंट्रीज ने मिलके बनाया है। कौन कौन है वो, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया, म्यांमार, नेपाल एंड पाकिस्तान। इसका काम है असिस्ट करना माउंटेन पीपल को, ताकि वो चेंजेस को अडॉप्ट कर पाए, देख पाए, अपॉर्चुनिटीज रिलीज कर पाए, देख पाए। तो ये सारा का सारा इसमें काम होता है। नाउ लेट्स कम टू दी अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th में देखो, अब ना ये तरह के क्वेश्चन बड़े फैंसी क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th में अगर आपको देखो एक दो भी पता होंगे तो ठीक है, और अगर नहीं कोई भी पता है तो ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही मत करो। क्वेश्चन 11th का आंसर सी होना था, यानी कि जो एब्सोल्यूट एडवांटेज है उसको एडम स्मिथ जी ने लिखा है। थ्योरी ऑफ बिग पुश लिखा है पॉल रॉस्टिन रूडन ने। थ्योरी ऑफ लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप लिखा है आपका रिचर्ड आर नेल्सन ने। बैलेंस ग्रोथ थ्योरी लिखी है रैगनर नॉक्सने ने। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11th है। नाउ लेट्स कम टू द गिनी इंडेक्स। गिनी इंडेक्स तो मुझे लग रहा है आपने हजारों बार पढ़ा होगा। अब ऐसा क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है ना गाइस, तो आपकी प्रिपरेशन में वाकई बहुत कमी है। गिनी इंडेक्स वाले क्वेश्चन में कह रहा है क्या ये ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम एंड वेल्थ का, तो आपको बताना है या नहीं। फिर यहाँ ये कह रहा है कि क्या हायर द गिनी इंडेक्स ग्रेटर नंबर ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, क्या ऐसा होता है। तो कह रहे दोनों बातें गलत हैं। वैल्यू ऑफ गिनी इंडेक्स इंक्रीज अमंगस्ट रेगुलर वर्कर वाइल डिक्रीज अमंग कैजुअल वर्कर्स इन इंडिया। तो खाली थर्ड स्टेटमेंट ठीक है, सी ऑप्शन। तो गिनी इंडेक्स, गिनी कोएफिशिएंट एक तरह का स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट है, जिसमें आपको इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का पता चलता है। ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ या डिस्पर्जन ऑफ इनकम और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करता है। गिनी इंडेक्स जो होता है वो वेरी करता है फ्रॉम 0 to 1। याद रखो, अगर गिनी इंडेक्स का 0 आ रहा है इसका मतलब है परफेक्ट इक्वालिटी, अगर 1 आ रहा है तो परफेक्ट इनइक्वालिटी। प्लीज मेमोराइज दिस, गिनी इंडेक्स आपको कभी गलत नहीं करोगे अगर आपने ये ठीक तरह से करा है। तो ये क्या करता है, स्टैटिस्टिकल मेजर है फॉर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अक्रॉस द पॉपुलेशन इन अ कंट्री और बिटवीन कंट्रीज एज वेल। ठीक है, तो खाली इसका थर्ड स्टेटमेंट ही करेक्ट था। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 13 विच इज टॉकिंग अबाउट द फीचर्स ऑफ रेगुलर सॉइल्स इन इंडिया, यानी ब्लैक सॉइल के बारे में कह रहा है। क्वेश्चन थर्ड में आपको दे रखा है कि डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक एज अ रिजल्ट ऑफ इंटेंस लिचिंग, क्या ऐसा होता है। बिल्कुल नहीं। क्या ये आयरन पोटैश फॉस्फोरिक के कंटेंट में रिच होती है, बिल्कुल नहीं। खाली ये दो स्टेटमेंट ठीक है कि हाँ जी ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ डेक्कन प्लेटू में मिलती है, आप ही जानते हो, और ये कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम पोटैश लाइम में रिच होती है। तो अगर आपको डायरेक्टली गाइस ये पता होगा सॉइल का फैक्टर, सॉइल के फीचर्स, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो बी वेरी वाइज अबाउट इट। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू दी अनदर क्वेश्चन ऑफ द डे दैट टॉक्स अबाउट द रेड एंड येलो सॉइल्स इन इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ ये रेड सॉइल के बारे में बात कर रहा है, रेड एंड येलो सॉइल्स के बारे में। देखो कितने इंपॉर्टेंट सॉइल के बारे में आया हुआ है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है आपका, सॉइल रिलेटेड अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो देन ओनली यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। यहाँ ये कह रहा है कि डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक, बिल्कुल गलत है। फिर क्या ये रेडिश कलर की होती है, हाँ बिल्कुल होती है, मेटामॉर्फिक एंड क्रिस्टलाइन रॉक्स की वजह से। फिर क्या ये येलो कलर की हाइड्रेटेड फॉर्म में होने की वजह से होती है, हाँ जी बिल्कुल होती है। क्या ये रेड एंड येलो कलर इसका डेवलप होता है ड्यू टू आयरन एंड सल्फर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ड्राई कंडीशंस भी नहीं होती। तो क्वेश्चन नंबर 14 का अगर रेड एंड येलो सॉइल आपको पता था तो इट्स वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। देखो अगर आपको नॉलेज है तो आप इसे अटेम्प्ट कर लोगे, और इसकी नॉलेज तो इतनी होनी ही चाहिए अब आपको। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 15।
15th क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 15th क्वेश्चन में आंसर यहाँ पर बताने से पहले आप मिलेट क्रॉप की याद कर लो। रागी क्रॉप आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो रागी इज रेन फेड एंड मोस्टली ग्रो इन ब्लैक सॉइल, ऐसा तो बिल्कुल नहीं सुना होगा आपने। क्या रागी वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी सॉइल? हाँ बिल्कुल, तभी तो हम मिलेट में इसको बहुत ज्यादा स्वीकार कर रहे थे। क्या ये ड्राई रीजन्स में होती है? क्या ये कैल्शियम रफेज में अच्छी होती है? बिल्कुल। कर्नाटका में है, तमिलनाडु में है, झारखंड में नहीं होती है गाइस, राजस्थान में है, आंध्र प्रदेश में है, नॉट इन अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखो, कितना ही स्पेसिफिक दे रखा था पेपर आपने। अगर जरा सा आपने जरा सी नजर आपकी घटी ना, तो मतलब दुर्घटना घटी वाला पेपर था ये, ठीक है। तो पेपर इतना आसान नहीं बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में अब देखो, यहाँ पर ना अगर आपको नॉलेज है IUCN की रेड डेटा बुक में, इसीलिए आपको जब एनवायरनमेंट पढ़ाती हूँ तो मैं अक्सर बताती हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है बी होना था कि इंडेंजर स्पीशीज का मतलब है लायन टेल मैकॉक, यानी कि याद कर लो। वल्नरेबल स्पीशीज की बात आई ब्लू शीप, रेयर स्पीशीज की बात है डेजर्ट शीप एंड हॉर्नबिल, एक्सटिंक्ट स्पीशीज की पिंक हेडेड डक की बात कर रहा है, यानी कि तो क्वेश्चन नंबर 16 ये हो गया। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन सी माइंस है। तो क्वेश्चन 17 का आंसर सी होगा, यानी कि आयरन ओर माइंस, यानी कि गोवा एंड नौमुंडी के बारे में। कॉपर माइंस बालाघाट में है, बॉक्साइट माइंस अमरकंटक प्लेट्यू में है, माइका माइंस नेल्लौर में है। तो ये जरूर हमें याद रखना है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 18th। 18th में यहाँ पर आंसर आएगा कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट नॉन फेरस मिनरल्स है। मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट एंड माइका आर फेरस मिनरल्स। पोटैश, मार्बल एंड ग्रेनाइट आर नॉन मेटेलिक मिनरल्स। निकल, कोबाल्ट एंड प्लेटिनम आर प्रेशियस मेटल्स। तो यहाँ पर आंसर्स अगर याद है तो आपको पता है ये नॉन फेरस मिनरल्स होते हैं। क्या ये फेरस मिनरल्स हैं? काटा मारो। क्या ये नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं? हाँ बिल्कुल ठीक बात है। क्या ये प्रेशियस मेटल है? नहीं। तो आपको अगर मेटल एंड नॉन मेटल क्लास 10th का वो चैप्टर याद होगा तो ये आराम से सॉल्यूशन निकाल लोगे आप, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू दी क्वेश्चन नंबर 19th, जिसमें हम बात करेंगे अलग अलग पोर्ट्स के बारे में। तो कांडला पोर्ट को क्या सरदार पटेल पोर्ट भी कहते हैं? क्या ये टाइडल पोर्ट है? 19th क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा बिल्कुल गलत। मरमगो पोर्ट क्या प्रीमियर आयरन एक्सपोर्ट के लिए? हाँ जी बिल्कुल सही बात है। क्या चेन्नई ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है? बिल्कुल सही बात है। पारादीप पोर्ट को क्या माइका के लिए माना जाता है? बिल्कुल नहीं माना जाता। तो याद रखना है सही, ठीक है। फैक्चुअल क्वेश्चन देखो कितने आए हुए हैं। नाउ लेट्स कम टू द आवर सोलर सिस्टम वाला पार्ट। क्या सप्तऋषि फॉर्म करता है पार्ट ऑफ कॉन्स्टलेशन बिग बियर? यहाँ पर ये पूछ रहा है आपसे। फिर ये कह रहा है जो सप्तऋषि है फॉर्म्स ऑफ उर्सा भी बना रहा है, क्या मेजर बना रहा है? एस्ट्रॉइड बेल्ट का तो पता ही है आपको, जुपिटर और मार्स के बीच में होती है। तो यानी कि जो 20th क्वेश्चन का आंसर होगा वो डी होगा। 1, 2 एंड 4 यही बाकी सारे ठीक है, बस एस्ट्रॉइड बेल्ट वाला गलत था, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू दी लेक वाला पार्ट। ये लेक वाला पार्ट तो आपके लिए आसान होना चाहिए, डेली न्यूज में कुछ ना कुछ सुनते ही हो। 20 का आंसर होना था। शिपकिला आपको पता है हिमाचल में है, लिपू लेक आपको पता है उत्तराखंड में है, जिलिपला पास आपको पता है सिक्किम का पार्ट है, बुर्जिल आपका कश्मीर में है। तो बहुत ही आसान था, है ना। नाउ लेट्स कम टू दी कॉपर निकल और ये वाला पार्ट की कौन सी कंट्री में कौन सा वाला मिलता है। तो क्वेश्चन 22nd का यहाँ पर आएगा ए, यानी कि जो कॉपर निकल है वो ऑन्ट्रियो में मिलता है। क्रोमाइट एंड प्लैटिनम जो है वो साउथ अफ्रीका में मिलता है। फॉस्फोर जो है वो अल्जीरिया में मिलता है। लाइमस्टोन जो है वो कॉकसस में मिलता है। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि ये अक्सर देखो हम देखते हैं कि यूपी पीसीएस हो चाहे हरियाणा का पीसीएस, इवन इन द यूपीएससी वो पूछ सकता है कौन सा। इसलिए देखो ज्योग्राफी जब आप पढ़ते हो ना, हर कंट्री का ये ज़रूर निकाल लिया करो कि वहाँ पर मिनरल कौन सा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे लेक्स कौन सी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे एग्रीकल्चर क्रॉप कौन सी इंपॉर्टेंट है। इस डायरेक्शन से पढ़ना शुरू करो, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पर आ गया अब आपका मैच द फॉलोइंग, आपको प्रेरीज पंपर्स ये सब बताना है। तो ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 23rd का आंसर होना था आपका डी, यानी कि ए जो है उसका सेकेंड पार्ट है। वेल्ट साउथ अफ्रीका में मिलता है। पैम्पस पे आ जाओ आप, साउथ अमेरिका आ जाओ फिर उसके लिए। कंपोज चलोगे तो ब्राजील, और प्रेरीज के लिए तो नॉर्थ अमेरिका फेमस ही है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें आपका जेट स्ट्रीम के बारे में दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान भी होते हैं। जेट स्ट्रीम का बड़ा आसान था कि स्ट्रॉन्ग कोर होते हैं, अपर लेवल वेस्टर्ली विंड पे चलते हैं, और जेट स्ट्रीम का पहली बारी अप्लाई आपका हायर वेलोसिटी वाला पार्ट आपका ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 किया गया था, तो आसान था। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 25।
25th में यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको ना अलग अलग ये बतानी है कि माउंटेन ब्रीज कहाँ चलती है, अलग अलग नाम है इनके, आपको कंट्री वाइज या उसके डेजर्ट वाले पार्ट में बताना है कि कौन से डेजर्ट में कौन सी ब्रीज चलती है। तो 25th का आंसर होना था आपका बी। तो यहाँ पर क्या है, माउंटेन ब्रीज कटा। देखो ये वाले क्वेश्चंस अगर आपको पता है, एक दो भी पता है तो निकाल लोगे। तो कटा बाटिक चिनूक कहाँ चलती है, स्नो ईटर में। सिनमोम एशियाटिक एंड अफ्रीकन डेजर्ट, सिरकोको सहारा डेजर्ट। तो अगर पता है तो आसानी से कर लेते। फिर फॉल्स के बारे में आ जाता है कि एंजल फॉल्स कहाँ है, योशोमिता, नायगारा, विक्टोरिया। अब विक्टोरिया तो देखो इतना कॉमन है कि हमें सबको पता होता है विक्टोरिया का। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, सॉरी नॉट दिस, दिस इज योर ए 26 का। कैसे, विक्टोरिया का जो फॉल है वो आपको हमेशा पता होता है, वो साउथ अफ्रीका का पार्ट है। एंजल फॉल्स आपको पता है वेनेजुएला का पार्ट है। योशोमिता कैलिफोर्निया, नायगारा हिल्स ये आपके यूएसए एंड कनाडा का पार्ट। नाउ लेट्स कम टू द अनदर क्वेश्चन, दैट इज योर डेल्टा वाला पार्ट। कौन सी कंट्री में कहाँ पे कैसा डेल्टा है, ठीक है ना, कौन सी रिवर के पास कौन सा डेल्टा बन रहा है। तो बर्डफुट डेल्टा, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बी है, यानी बर्डफुट डेल्टा आपका मिसिसिपी में बनता है। एस्टुरिन डेल्टा आपका मैकेंजी में बनता है। ट्रिपल डेल्टा आपका महानदी डेल्टा पे, एक्यूरेट डेल्टा आपका नाइल डेल्टा पे बनता है। ठीक है, उसके बाद ये भी क्वेश्चन देखो आसान है अगर आपने स्टेटमेंट को सही से सॉल्व कर लिया। ये कह रहा है कि एंशियंट बुद्धा स्तूपा जो है वो वेस्टर्न साइड ऑफ ब्रह्म सरोवर पे सिचुएटेड है, वेस्ट साइड पे। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है माउंट इज स्प्रेड ऑन एरिया ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3 एकड़। हाइट जो माउंट की है वो 4 मीटर है फ्रॉम द सराउंडिंग ग्राउंड लेवल। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आएगा बी पार्ट, यानी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट जो स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट 1 की। दोनों स्टेटमेंट अदरवाइज बिल्कुल ठीक थी। नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये वाला क्वेश्चन अगेन इट्स अ टफ क्वेश्चन, क्योंकि बिल्कुल फैक्ट बेस्ड है। अगर आपको आता होगा गाइस तभी आप इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, राइट। अब 29th में जो आंसर है क्वेश्चन का दैट इज बी। खाली दो ही पेयर ठीक है, नरनौल वाला ठीक है, कैथल वाला पार्ट ठीक है, भाई की बाउली अगेन दैट इज इन कैथल ओनली। तो ये आपका आंसर इसमें गलत था ये वाला। अच्छा देखो भूमिया और खेड़ा के ऊपर आओगे तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 30th है इसका आपका सारे ही स्टेटमेंट ठीक है कि गॉड ऑफ द होम स्टेट विलेज का होता था, भूमिया को टाइम ऑफ मैरिज पूजा की जाती थी उसकी, और जो फ्रेश मिल्क होता था फर्स्ट मिल्क काओ का बफेलो का सबसे पहले भूमिया को ऑफर किया जाता था, मतलब इट इज इम्पोर्टेंट दैट टाइम। नाउ लेट्स कम टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां पर थोड़ा सा देखो अब ये भी क्वेश्चन आसान नहीं माने जा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर वैसे बी होना था। आप समझ लो कैसे, गेथी जो है वो नेक को कहते हैं, लगर जो है वो मिल्किंग एनिमल को कहते हैं, बसन जो है वो पीचर को कहते हैं, नोरा जो है वो आपका आउटर हाउस को कहते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू दी अनदर क्वेश्चन दैट इज दिस, ठीक है। 32 क्वेश्चन कह रहा है आपका कि फाइनेस्ट एंड बेस्ट प्रिजर्व बावली हरियाणा की कहाँ है, महम में, ठीक है। जो कॉइन मोल्ड किए जाते हैं लेटर युद्धवाज में 3rd-4th सेंचुरीज के अंदर वो लार्ज नंबर ऑफ रोहतक में मिलते हैं। फिर कह रहा है जो कार्तिकेय बैठे हैं ललितसाना पीकॉक में वो खोखरा कोट में डिस्कवर किए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का खाली दो ही स्टेटमेंट, ठीक है, ये वाला खोखरापुर वाला आंसर ये वाला गलत है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू दी आपकी बुद्धिस्ट साइड। अभी देखो हम रिसेंटली ही हमने यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट कल्चर वाले अभी दिसंबर 2023 का, आई वाज टेलिंग यू इन द विजन आईएएस की मैगजीन में हमने ये टॉपिक डिस्कस करा है। देखो क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका जो आंसर है कि ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट लगानी है, 33 का आंसर होगा आपका ए। सबसे पहले रामलीला थी, फिर कलबेलिया डांस था, फिर आपका बुद्धिस्ट चैंटिंग थी, फिर आपका नॉलेज था, फिर कुंभ मेला। अब सोचो आपको कितना ज़रूरी है उस लिस्ट को भी, मैं इसलिए कहती हूँ लिस्ट भी आप नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि यू नेवर नो कि लिस्ट में एक दो बारी, मैं कहती हूँ गाइज आप उसको ना रिकॉल करके भी रखोगे ना कि ऐसे ऐसे आया था, तो भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं आराम से। नाउ लेट्स कम टू द अनदर क्वेश्चन ऑफ द डे दैट इज रिलेटेड टू द स्टेटमेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस। यहाँ पर 34th क्वेश्चन का आंसर जो आपका दे रखा है वो आपका होगा 34th का ए, यानी दोनों स्टेटमेंट ठीक है कि जो रागा है वो स्पेसिफिक मूड और टाइम ऑफ डे सीजन पे चलता है। हर राग में 6 फीमेल कंसर्ट्स होते हैं जिसको रागनीज कहते हैं। रागमाला पेंटिंग बहुत ज़्यादा पिक्टोरियल इंटरप्रिटेशन देती है। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 35th क्वेश्चन में क्या बात करेगा। 35th क्वेश्चन में आदित्य L1 है, एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी है जिसमें 9 पेलोड नहीं थे, 7 थे। So VLCC will take the image of sun's atmosphere, the corona at high resolution and time cadence.
फिर ये कह रहा है कि यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट रेज ये सारी की सारी प्लाज्मा आदित्य L1 के अंदर होती है। तो 35th का जो आंसर है वो आपका ए है। खाली एक ही स्टेटमेंट ये वाली ठीक है, बाकी की सारी स्टेटमेंट गलत है। नाउ लेट्स कम टू द अनदर क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज योर क्रेसेंट। ये सब आपका सोलर ऑब्जर्वेटरी या पेयरिंग करनी है, कहाँ पे कौन सी जगह पर ये ठीक पेयर है भी या नहीं है। तो 36 का जो आंसर होगा वो आपका सी, यानी कि तीनों पेयर बिल्कुल ठीक थे। सोलर ऑब्जर्वेटरी कोदाई कर्नल में ही है, रेडियो ऑब्जर्वेटरी गौरी बदनौर में ही है, क्रेसेंट आपका होसाकोट में ही है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, जो आपको बताएगा कि कहाँ पर कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है। देखो 37 में इंटेलिजेंट वाटर बॉडी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है, तमारा में कह रहा है। अमृत 2.0 जो है प्रिजर्विंग सरफेस एंड ग्राउंड वाटर बॉडीज का है। फ्लैश बूट है यहाँ पे डिफ्यूजर रेडिएटर्स के लिए। तो ये आपको 3 तरह के दिए हुए। 37 का आंसर में 2 ही मैच ठीक है, फ्लैश बूट गलत है, बाकी दोनों पेयर्स आपके ठीक हैं। नाउ लेट्स कम टू द अनदर क्वेश्चन, दैट इज आपका 38 क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन का मैं आपको दे रखे हैं, आपको पेयर्स बताने हैं कितने करेक्ट हैं। मिशन लाइफ क्या लाइफस्टाइल इन हार्मनी विद दिस है, तो बिल्कुल है। पंचामृत इंडियाज क्लाइमेट एक्शन प्लान है, बिल्कुल है। अद्विका क्या है, तो 38 का आंसर होगा सी, अद्विका चिकपी ही है। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्वेश्चन में कह रहा है ये सारी चीजें बताओ कि ये कहाँ कहाँ पर है। तो देखो भारत, बिल्कुल ये सही बात है कि एग्री इंफ्रा फंड है। लोंगपी पॉटरी लेकिन मणिपुर की है, ये दोनों इसको मिसमैच करा हुआ था, खाली एक ही पेयर ठीक है। सोलर बम्बो पुंड जो है वो आपका छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 40, जहाँ पे श्रेयस से रिलेटेड बात करेगा, जो एक फ्री कोचिंग अम्ब्रेला स्कीम है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसमें क्लास एजुकेशन देना SC ST को, ये सब किया जाता है। एक तो ये रेशो गलत थी, SC OBC माइनॉरिटीज के लिए है, ये बिल्कुल है। टोटल फैमिली इसमें कितना कितना दे रखा है, देखो 40th का जो आंसर है ना, दैट इज सी, खाली 2 और 3 है। इसमें माइनॉरिटी नहीं, इसमें SC ST OBC के बारे में ही बोला एक्चुअली, ठीक है। तो 2 और 3 स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, बाकी स्टेटमेंट गलत है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में दे रखा है। इसमें देखो क्या बोला हुआ है कि प्रोवाइड एक्सेस टू फाइनेंशियल एंड सोशल सर्विस एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट, यूजर टेक्नोलॉजी टू लोअर कॉस्ट एंड वाइडर रीच। फिर थर्ड स्टेटमेंट में बोल रहा है ओपनिंग ऑफ बेसिक स्मॉल सेविंग स्मॉल डिपॉजिट बैंक इन कैंप मोड विद मिनिमम बैलेंस ऑफ ₹500 एंड जीरो चार्जेस। फिर कह रहा है इशुएंस ऑफ इंडिजिनियस डेबिट कार्ड। 41 स्टेटमेंट का आंसर है सिर्फ 2 और 4, यानी कि 2 और 4 ही करेक्ट है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू दी, अगर देखो स्कीम पता है तो ही आंसर कर पाओगे। नाउ लेट्स कम टू दी क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें बोल रहा है कि समुद्रगुप्ता वैशाली पोर्शन रिवील इन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ वेस्ट, कॉइन्स ऑफ अशोका गिव एन एरा इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज गवर्नेंस सिस्टम। ये सब करने के लिए है, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन अबाउट अश्वमेधा यज्ञ के बारे में है। तो 42 का जो आंसर होगा दैट इज सी, 3 और 4। इसके एक सील में सतवाहना किंग सतकर्णी के बारे में है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में है इन्फॉर्मेशन अबाउट अश्वमेधा यज्ञ के बारे में है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में हम यहाँ देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन भी आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा डिटेल हिस्ट्री में नहीं पढ़ते हैं। तो 43 का आंसर वैसे जो होना चाहिए वो है आपका डी पार्ट, डी पार्ट यानी कि दिस। अब यहाँ पर अबुल हसन अल भुजरी जो है आपका, उसका आंसर ये है कश्फ अल मुजहब। कुली खान जो है वो डेफिनेटली मुकरबा दिल्ली है। जहान आरा जो है वो फर्स्ट है, मुनीस अल कब्बा। अमीर हसन सिंह दलवी का जो है वो फवेद अल फौद है। तो अगर आपने ठीक मैच किया है तो ही आंसर ठीक होगा। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आपका 44th क्वेश्चन। 44th का आंसर होगा अगेन डी। डी कैसे है, दिमुन जो है वो इसका थर्ड पार्ट है, बहारन आइलैंड में मिलता है। मकान क्या है, मकरन कोस्ट में मिलता है, बलूचिस्तान। मिलुआ क्या है, सिंध पोर्ट। उर क्या है, मेसोपोटामियन पोर्ट। तो अगर आपने ठीक से मिडिवल हिस्ट्री पढ़ी है तो आप देख लो वहीं से पूछा जा रहा है। फिर मिडिवल हिस्ट्री भी देखो अच्छी खासी आई हुई है। 45th क्वेश्चन में आपका आंसर होना चाहिए था बी, यानी कि निषाद जो है वो आपका क्या है, अक्तेक है। चिरमाकर क्या है, करावर है। मछुआरों क्या है, कहवट है। पुकास और पुलकस क्या है, मेहतर है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमें याद रखनी है। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन पे हम देख लेते हैं एक बार। तो 46 क्वेश्चन में पार्ट आंसर इसका आएगा डी, कि यहाँ पर जोगलथम्बी नासिक। बी का देवबर्मक शाहबाद बिहार। देवशास्त्रा का क्या आएगा यहाँ पर आंसर, विशाखापट्टनम। पट्टा दखल का क्या आएगा, बीजापुर। ये सारे के सारे स्टेटमेंट इसकी करेक्ट हैं। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 47 को हम देखते हैं कि विरूपाक्षा टेम्पल क्या 16th सेंचुरी में आया था, नहीं।
क्या प्रेवेलिएंट फोर्स इन द ब्रिटिश विल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कृष्णदेव राय? तो 47 का आंसर है डी। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। तो 48 का आंसर क्या होगा? दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं। भक्ति सेन शंकरादेव ने बिल्कुल एड्रेस किया था वैष्णव धर्मा को एज भगवती धर्मा। शंकरदेव का मेन कॉम्पोजिशन कीर्ताना घोष था, बिल्कुल सही बात है। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 49th। तो 49th में जो आंसर आपका आएगा, 49th में देखो आंसर आपका है बी पार्ट, यानी दो ही स्टेटमेंट ठीक है कि पुराना स्कूल सतवानास, बिल्कुल सही बात है। हिस्ट्री ऑफ सतवानास विष्णु प्रधान में मिलती है नहीं। नंबर ऑफ 100 किंग सतवानास फाउंड इन पुरानास। तो आपका सतवाना की हिस्ट्री भगत पुराण इसमें नहीं है। बाकी दोनों स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50th में आपका आ जाएगा कबीर ग्रंथावली इज रिलेटेड टू दिस। मीराज आपकी राइजन वॉज वीवर, तो बिल्कुल नहीं, कॉबलर थे, ये याद रखना है। और मलिक मोहम्मद जैसी प्रमोटेड द आइडिया ऑफ नामकर। तो आपका इसमें जो स्टेटमेंट है, इसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट ठीक है, बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत है। ठीक है गाइज, इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन आपकी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आने वाले हैं, आपका मतलब मिल जाएगा आज इवनिंग तक ही। So thank you so much for listening. Do like, share and subscribe to PM Pathshala. Have a nice day to all.